बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टन इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। कैली कुर्सी पर बैठा हुआ था। सामने मौजूद मशीन की स्क्रीन पर इसकी नज़रें ऐसे चिपकी हुई थीं जैसे लोहा मकनातीस से चिपक जाता है। इसने हार्वर्ड में स्वाकन को कॉल करके उसे बता दिया था कि पाकिस्तानी एजेंट पार्टन पहुंच गए थे और इसने रेड रेस के ज़रिए इन्हें बेहोश कर दिया है और अब वो होश में नहीं आ सकते। लेकिन इसने इसे ये भी बता दिया था कि चूंकि वो और इसके साथी किसी सूरत भी चारदीवारी से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए अब ऐसा हो सकता है कि ये लोग इसी बेहोशी के आलम में भूख प्यास से खुद ब खुद हलाक हो जाएं। लेकिन सवाकन ने इन्हें हलाक करने के लिए खुद पार्टन जजीरे पर आने की बात की, तो इसने उसे इजाज़त दे दी और ऑपरेटिंग इंचार्ज हुडसन को हिदायत दे दी कि सवाकन जब पार्टन आने के लिए इजाज़त तलब करे तो इसके हेलीकॉप्टर को पार्टन पहुंचने और फिर वहां से जाने की इजाज़त दे दी जाए। और फिर वो आराम करने के लिए अपने खुसूसी कमरे में चला गया, क्योंकि इसके नुक्ते नज़र से अब तमाम ख़तरात ख़त्म हो चुके थे। सवाकन ने इन बेहोश अफराद को गोलियों से उड़ा देना था। इस तरह पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा हो जाएगा और वो ख़तरा ख़त्म हो जाएगा जिसके लिए इसराइल ने ब्लैक एजेंसी को हायर किया था। इसके साथ साथ इसे यकीनन इस बात की खुशी थी कि इन पाकिस्तानी एजेंटों का खात्मा सवाकन की बजाय इसके हाथों हुआ है। इसे ये मालूम था कि जब वो चीफ को रिपोर्ट देगा तो चीफ इसके लिए खुसूसी इनामात का ज़रूर ऐलान करेगा और इसराइली हुकूमत भी इसे यकीनन इस कारनामे पर कोई बड़ा इनाम देगी। इस बार तो इसे ख्याल आया कि वो अभी चीफ को तफसील से बता दे, लेकिन फिर इसने इरादा बदल दिया। वो ये देखना चाहता था कि सवाकन इन पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें हार्वर्ड ले जाकर चीफ को क्या रिपोर्ट देता है। इस तरह से सवाकन के दिल का हाल भी मालूम हो जाएगा। चूँकि इन पाकिस्तानी एजेंटों की पार्टन में आमद और फिर इनकी बेहोशी की बाकायदा फिल्म तैयार की जा चुकी थी, इसलिए वह मुतमईन था कि सवाकन ने अगर कोई गलत बयानी करने की कोशिश की तो वह ये फिल्म पेश करके चीफ को बता देगा कि सवाकन ने वाकई गलत बयानी की है। वैसे इसे यकीन था कि सवाकन जैसा आदमी गलत बयानी नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो इसकी रिपोर्ट देखना ज़रूर चाहता था। इसलिए वो अपने कमरे में जाकर कुछ देर तक शराब नोशी करता रहा, फिर बिस्तर पर लेट गया तो इसे नींद आ गई, क्योंकि इससे पहले वो पाकिस्तानी एजेंटों के आने के खतरे के पेश नज़र दिन रात जागकर चेकिंग में मसरूफ़ था। और फिर न जाने से सोए हुए कितना वक्त हुआ था कि कमरे में तेज़ सीटी की आवाज़ गूंज उठी और कैली बेख्तियार हड़बड़ाकर उठ बैठा। इसने साइड सीट पर बड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। रिसीवर उठते ही सीटी की तेज़ आवाज़ बंद हो गई। यस, कैली बोल रहा हूँ, कैली ने ख्वाबेदा से लहजे में कहा। हुडसन बोल रहा हूँ बॉस, आप फ़ौरन ऑपरेशन रूम में आ जाएं। दूसरी तरफ से इंतहाई मुतवहिश लहजे में कहा गया। क्या हुआ है? कैली ने झिलाए हुए लहजे में कहा। सवाकन की लाश पाटन पर मौजूद है और पाकिस्तानी एजेंट गायब हैं। दूसरी तरफ से कहा गया तो कैली बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? कैली ने हलक के बल चीखते हुए कहा। आप आ जाएं बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो कैली ने रिसीवर रखा और फिर उछलकर वो बेड से उतरा और दौड़ता हुआ ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। इसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ इंतहाई परेशानी के तासुरात नुमाया थे। सवाकन की मौत और पाकिस्तानी एजेंटों के गायब हो जाने की बात इसके हलक से किसी तरह भी नहीं उतर रही थी। चंद लम्हों बाद वो ऑपरेशन रूम में पहुंच गया और फिर वो कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ जहां हुडसन मौजूद था। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम नशे में तो नहीं हो? कैली ने अंदर दाखिल होते ही चीख कर कहा। मैं आपको चेक कराता हूँ, दुबले पतले हुडसन ने कहा और फिर से कंट्रोलिंग मशीन की मुख्तलिफ नौबें घुमाना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर चार दीवारी के बाहर इस जगह का मंजर उभर आया जहां पाकिस्तानी एजेंटों को रेड रेस से बेहोश किया गया था और अब वहां सवाकन और इसके 3 साथियों की लाशें पड़ी साफ दिखाई दे रही थीं। ये कैसे हो गया? तुमने चेक नहीं किया था? वो लोग रेड रेस से बेहोश हुए थे, वो कैसे होश में आ सकते हैं? वो हेलीकॉप्टर कहाँ गया? ये सब क्या है? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, कैदी ने कहा और इसके साथ ही इसने बाकायदा अपने बाजू में खुद ही चुटकी भरी। सवाकन ने मुझसे बात की तो मैंने हेलीकॉप्टर को तबाह करने वाली रेस ऑफ करके इन्हें पार्टन आने की इजाज़त दे दी। इसके बाद चूंकि चेक करने के लिए कुछ ना रहा था, इसलिए मैं दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गया। अब से चंद लम्हे पहले अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं चेक तो करूं कि सवाकन वापस चला गया है या नहीं। तो मैंने इस पॉइंट को ओपन किया, जिसके नतीजे में ये सब कुछ नज़र आया। तो मैंने आपको इमरजेंसी कॉल किया, हुडसन ने जवाब देते हुए कहा। वेरी बैड, इसका मतलब है कि इन लोगों को किसी तरह होश आ गया और वो सवाकन और इसके साथियों को हलाक करके सवाकन के हेलीकॉप्टर में इत्मीनान से वापस चले गए। वेरी बैड, कैली ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस,
मैंने हेलीकॉप्टर को तलाश कर लिया है। वो मशरिक की तरफ एक छोटे से टापू पर मौजूद है, हुडसन ने कहा तो कैली बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, क्या वो पाकिस्तानी एजेंट भी वहाँ मौजूद हैं? कैली ने कहा। यस बॉस, मैंने चेक कर लिया है, वो सब वहाँ मौजूद हैं। गो के इतने तवील फासले से इनके सिर्फ खाकी नजर आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो वहाँ मौजूद हैं, हुडसन ने जवाब दिया। ओह ओह, फिर तो फौरन इस हेलीकॉप्टर को मिसाइल फायर करके ख़त्म कर दो, ताकि ये लोग इस टापू से फरार ना हो सकें। और फिर इस पूरे टापू को भी तबाह कर दो, ताकि ये पाकिस्तानी एजेंट भी ख़त्म हो जाए। कैली ने कहा तो हुडसन ने इस बात में सर हिलाया और फिर दौड़ता हुआ बाहर निकल गया, जबकि कैली होंठ भींचे खामोश बैठा स्क्रीन को देखता रहा। उसकी निगाहें जैसे स्क्रीन पर चिपक सी गई थीं, और फिर थोड़ी देर बाद इसे स्क्रीन पर एक मिसाइल फिजा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। काफ़ी बुलंदी पर जाकर इसका रुख मशरिक की तरफ हुआ, और फिर वो बिजली की सी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता चला गया। इसके साथ ही स्क्रीन पर एक छोटा सा टापू नजर आने लग गया। इस पर एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा साफ दिखाई दे रहा था, और फिर मिसाइल ठीक इस हेलीकॉप्टर से टकराया, और इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। तो कैली ने इस अंदाज में सर हिलाया जैसे ये सब कार्रवाई इसकी मर्जी के मुताबिक हुई हो। चंद लम्हों बाद हुडसन वापस आ गया। मैंने अहकामात दे दिए हैं बॉस कि 01 मिसाइल बाकायदा वक्फे वक्फे से और रेंज में दागे जाएं, ताकि टापू का कोई हिस्सा भी मिसाइलों की जद से ना बच सके। इसकी एडजस्टमेंट हो रही है, जैसे एडजस्टमेंट मुकम्मल हुई फायरिंग शुरू हो जाएगी, हुडसन ने कहा तो कैली ने इस बात में सर हिला दिया। अब स्क्रीन साफ हो चुकी थी, और फिर तकरीबन 20-25 मिनट बाद एक बार फिर स्क्रीन पर झमाके से मंजर उभर आया, जिसमें समुंदर और टापू नजर आ रहा था, और फिर एक मिसाइल फिजा में उड़ता हुआ दिखाई दिया, और फिर वो टापू पर जाकर फट गया। फिर तो यकी बाद दीगरे मिसाइल टापू के मुख्तलिफ हिस्सों पर फायर होने लगे, और टापू पर खौफनाक तबाही का आगाज हो गया। कैली और हुडसन दोनों खामोश बैठे ये सब कुछ देख रहे थे। कुछ देर बाद फायरिंग खत्म हो गई। अब टापू पर कोई दरख्त भी सलामत नजर ना आ रहा था। अब ये लोग यकीनन खत्म हो गए होंगे बॉस, लेकिन चेकिंग कैसे होगी? हुडसन ने कहा तो कैली ने सामने पड़े हुए ट्रांसमीटर को उठाकर अपने सामने रखा और इस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, कैली कॉलिंग फ्रॉम पाटन आइलैंड, ओवर। कैली ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके बार बार कॉल देते हुए कहा। यस हार्डी अटेंडिंग यू, ओवर। चलना मुबाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। हार्डी, तुम सवाकन के नंबर 2 हो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। सवाकन गए, ओवर। कैली ने कहा। बॉस, सवाकन हेलीकॉप्टर पर आपके जजीरे पाटन गए थे, वहाँ से पाकिस्तानी एजेंटों की लाशें उठाने। इसके बाद वो अभी तक ना वापस आए हैं और ना ही इनकी तरफ से कोई इत्तला है, ओवर। हार्डी ने कहा। तो सुनो, तुम्हारा बॉस सवाकन इन पाकिस्तानी एजेंटों के हाथों हलाक हो चुका है, ओवर। कैली ने कहा, और इसके साथ ही इसने शुरू से लेकर अब तक की सारी तफसील बता दी। ओह ओह, वेरी बैड। तो अब क्या होगा? क्या चीफ बॉस को इत्तला देना होगी, ओवर। हार्डी ने कहा। अब तुम खुद ब खुद सेक्शन के इंचार्ज बन चुके हो। मैंने अपने तौर पर तो इन पाकिस्तानी एजेंटों का टापू पर खात्मा कर दिया है, लेकिन मैं खुद यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, और ना ही मेरा कोई आदमी बाहर जा सकता है। इसलिए तुम किसी हेलीकॉप्टर पर 2-3 आदमी इस टापू पर भेजो, और इन पाकिस्तानी एजेंटों की लाशों के टुकड़े इकट्ठे करके हेलीकॉप्टर में ला दो, और यहाँ पाटन पहुँचकर यहाँ से सवाकन और इसके साथियों की लाशें भी उठाकर ले जाओ। बाकी चीफ बॉस को मैं खुद तफसील बता दूंगा, ओवर। कैली ने कहा। ठीक है, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। सुनो, गो के मुझे 100% यकीन है कि पाकिस्तानी एजेंट हलाक हो चुके होंगे, लेकिन जिस तरह पहले ये लोग नामुमकिन अंदाज में होश में आए और उन्होंने सूरत हाल पलट दी, इसलिए अब मुझे इस बात पर कोई एतमाद नहीं रहा। इसलिए तुम हेलीकॉप्टर पर स्पेशल वेव्स की मशीन साथ लेकर जाना, और फासले से पहले स्पेशल वेव्स के जरिए टापू को चेक कर लेना। स्पेशल वेव्स की वजह से तुम्हें हतमी तौर पर इसके बारे में इल्म हो जाएगा, ओवर। कैली ने कहा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। तो कैली ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। हुडसन, मैं ऑफिस जाकर चीफ से रब्ता करता हूँ, तुम चेकिंग करते रहना, अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लेना, कैली ने उठते हुए कहा। यस बॉस, हुडसन ने भी उठते हुए कहा तो कैली तेज तेज कदम उठाता कंट्रोलिंग ऑफिस रूम से बाहर निकलकर राहदारी से गुजरता हुआ अपने मखसूस ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। फिर इसने ऑफिस में पहुंचकर खुसूसी ट्रांसमीटर पर चीफ से रब्ता किया और उसे पूरी तफसील बता दी। कैली, इसका मतलब है कि सवाकन भी नाकाम रहा है, और तुम भी, ओवर। दूसरी तरफ से चीफ की सर्द आवाज़ सुनाई दी। चीफ, यहाँ का सिक्योरिटी सेटअप ऐसा कर रखा है कि मैं किसी सूरत भी इस 4 दीवारी से बाहर नहीं जा सकता, वरना मैं इन पाकिस्तानी एजेंटों को अपने हाथ से हलाक कर देता, ओवर। कैली ने कहा। देखो कैली,
हार्वर्ड में स्वाकर ने इंतहाई ज़बरदस्त इंतजाम कर रखे थे, लेकिन ये लोग इनके तमाम इंतजाम को डॉज देकर पाटन पहुंच गए। तुमने भी गफलत का मुजाहरा किया कि इनको बेहोश करने के बाद इनको चेक नहीं किया। ये लोग दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट हैं। ऐसी तो इसराइल हुकूमत ने ब्लैक एजेंसी को इनके मुकाबले हायर नहीं किया ना। अगर तुम चौकन्ने रहते तो सवाकन इस अंदाज में मारा ना जाता। तुम पहले ही से आगाह कर सकते थे कि ये लोग होश में आ चुके हैं। बहरहाल अभी जो कुछ तुमने किया है, इसके बावजूद ये बात तयशुदा नहीं कि ये लोग मारे जा चुके हों, और फौरी तौर पर अब कोई नया सेटअप भी नहीं किया जा सकता, और उन्होंने बहरहाल पाटन ही पहुंचना है। इसलिए अब ब्लैक एजेंसी और यहूदियों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुमने हर लिहाज से चौकन्ने रहना है। ओवर, चीफ ने कहा। बॉस, वो लोग किसी सूरत भी चार दीवारी को क्रॉस नहीं कर सकते। ओवर, कैली ने कहा। वो हेलीकॉप्टर के जरिए तो चार दीवारी के अंदर उतर सकते हैं ना। ओवर, चीफ ने कहा। नहीं बॉस, चार दीवारी के ऊपर वाला हिस्सा गो के खुला हुआ है, लेकिन फिजा में खौफनाक रेस का जाल फैला दिया गया है कि कोई मक्खी भी जिंदा इनको क्रॉस नहीं कर सकती। ओवर, कैली ने कहा। फिर तुमने मिसाइल कैसे फायर कर दिए थे। ओवर, चीफ ने कहा। इसके लिए हमें ये जाल हटाना पड़ा था। ओवर, कैली ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे इसराइल के प्रेसिडेंट या मैं खुद भी वहां क्यों ना आ जाऊं, तुमने किसी सूरत भी इसे ओपन नहीं करना जब तक ये मिशन मुकम्मल ना हो जाए। और ये भी सुन लो कि ये इमरान दूसरों की आवाज़ों और लहजों की इस कदर कामयाब नकल कर लेता है कि कोई पहचान नहीं सकता। इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुमने मिशन स्पॉट को अब किसी सूरत भी ओपन नहीं करना। ओवर, चीफ ने कहा। यस चीफ। ओवर, कैली ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से कहा गया तो कैली ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। चीफ का लहजा बता रहा था कि वो सख्त गुस्से में है और सिर्फ मिशन की नज़ाकत की वजह से खामोश हो गया है, वरना शायद वो कैली को भी सजा देने से गुरेज ना करता। चुनाचे वो उठा और एक बार फिर ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ गया ताकि हुडसन को हिदायत दे सके कि अब इसने किसी सूरत भी चार दीवारी के ऊपर वाले हिस्से को ओपन नहीं करना, और ख़ुद भी इसे एक बार फिर मुसलसल ऑपरेशन रूम में बैठकर निगरानी करना होगी। बॉस, ये हार्डी का हेलीकॉप्टर पाटन आने की बजाय वापस हार्वर्ड चला गया है, हुडसन ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, कैली ने कुर्सी पर बैठकर उलझे हुए लहजे में कहा। आपने हार्डी को कहा था कि वो यहाँ पाटन आकर सवाकन और इसके साथियों की लाशें भी उठाकर ले जाए, हुडसन ने कहा। हाँ, कैली ने कहा। लेकिन इसका भेजा हुआ हेलीकॉप्टर टापू पर उतरा और फिर वहां से वापस हार्वर्ड चला गया, वो इधर आया ही नहीं, हुडसन ने कहा। ओह ओह, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एजेंट हमारी मिसाइल फायरिंग के बावजूद हलाक नहीं हुए, बल्कि उल्टा उन्होंने हार्डी के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। वेरी बैड, ये लोग तो वाकई इंतहाई खतरनाक हैं, कैली ने कहा। ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? हुडसन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, हार्डी के आदमी लाजमन यहाँ आते और अपने बॉस सवाकन की लाश लेकर जाते, लेकिन चूंकि वो नहीं आए, इसका मतलब है कि वो ये नहीं है, बल्कि इनकी जगह पाकिस्तानी एजेंटों ने ले ली है, और वो सिर्फ इस खौफ से यहाँ नहीं आए कि कहीं इनका हेलीकॉप्टर हिट ना हो जाए, कैली ने कहा। और इसके साथ ही इसने ट्रांसमीटर पर एक बार फिर हार्डी की फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर इसे कॉल करना शुरू कर दी। यस, हार्डी बोल रहा हूँ। ओवर, चंद लम्हों बाद हार्डी की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे भेजे हुए आदमी पाटन पर नहीं आए सवाकन और इसके साथियों की लाशें उठाने के लिए। ओवर, कैली ने कहा। यह कैसे हो सकता है? मैंने इन्हें खुसूसी तौर पर हुक्म दिया था। ओवर, हार्डी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसका मतलब है कि तुमने मेरी हिदायत की परवाह नहीं की और इस टापू को पहले स्पेशल वेव्स से चेक नहीं किया। ओवर, कैली ने कहा। नहीं, मैंने स्पेशल वेव्स मशीन साथ भेजी थी और मुझे मेरे आदमी डेरिक ने बाकायदा मुझे इत्तला दी थी कि स्पेशल वेव्स के जरिए टापू को चेक किया गया है, वहाँ कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं है। ओवर, हार्डी ने जवाब दिया। इसके बावजूद ये लोग इस टापू से वापस हार्वर्ड चले गए हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तानी एजेंट हैं जिन्होंने तुम्हारे हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया होगा। तुम होशियार रहो, और अगर ऐसा है तो इनका खात्मा कर दो। गेम अभी तुम्हारे हाथ में है। ओवर, कैली ने कहा। ओह, अगर ऐसा है तो मैं वाकई इनका खात्मा कर दूंगा। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। और सुनो, अब चीफ ने हुक्म दिया है कि किसी को भी किसी सूरत पाटन आने की इजाज़त ना दी जाए, इसलिए अब सवाकन और इसके साथियों की लाशें यहीं पड़ी रहेंगी। अब कोई आदमी ना भेजना, वरना इसे फिजा ही में हलाक कर दिया जाएगा। जब मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। ओवर, कैली ने कहा। ठीक है, जैसे चीफ ने कहा है वैसे ही होगा। ओवर, हार्डी ने जवाब देते हुए कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, कैली ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। सुनो हुडसन, चीफ का हुक्म है कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चार दीवारी और ऊपर वाले हिस्से को ओपन नहीं करना,
और चाहे इसराइली या एक्रीमी सदर या खुद चीफ क्यों ना आ जाए, हमने इसे ओपन नहीं करना। और दूसरी बात यह कि जब तक मिशन मुकम्मल नहीं हो जाता, इस वक्त तक किसी को भी पार्टन आने की इजाज़त ना दी जाए। इसलिए अब तुमने हर लिहाज से होशियार रहना है। और हाँ, चीफ ने ये भी बताया कि पाकिस्तानी एजेंट इमरान दूसरों की आवाज़ और लहजे की इंतहाई कामयाब नकल कर लेता है, इसलिए हमने किसी पर एतबार नहीं करना, कैली ने कहा। ठीक है, जैसे आपका हुक्म हो, हुडसन ने जवाब दिया। और अब तुमने भी मुसलसल निगरानी करनी है, और हर लिहाज से। अरे हाँ, क्या तुमने मालूम किया है कि पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पहुंचे कैसे थे, किस तरफ से आए थे? कैली ने बात करते करते इस तरह चौंक कर कहा जैसे इसे अचानक इस बात का ख्याल आया हो। नो बॉस, मैं बाहर में जा नहीं सकता, और कोई ऐसी चीज़ नज़रों में नहीं आई जिससे कुछ मालूम होता, हुडसन ने कहा। कोई लॉन्च वगैरह भी नहीं आई, कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं आया, और जिस तरफ ये टापू है वहाँ से यहाँ जजीरे तक इंतहाई खौफनाक शार्क मछलियाँ भी मौजूद हैं जिनसे बचकर आना नामुमकिन है। और दूसरी अतराफ में सख्त हिफाजती इंतजाम समंदर की गहराई तक मौजूद हैं, कैली ने कहा। हो सकता है बॉस कि उन्होंने गोताखोरी के ऐसे लिबास इस्तेमाल किए हों जिनकी मदद से शार्क मछलियाँ नज़दीक ना जा सकी हों, हुडसन ने कहा। तो कैली बेख्तियार चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? कैली ने कहा। बॉस, अब ऐसे गोताखोरी के लिबास मिलते हैं जिन पर ऐसे केमिकल्स की तह चढ़ी होती है, जिनसे ऐसी बू निकलती है कि शार्क मछलियाँ इस बू की वजह से करीब नहीं आ सकती, हुडसन ने कहा। ओह ओह, यकीनन ऐसे ही होगा। फिर तो हमें इस सिमत का खास तौर पर ख्याल रखना होगा। लेकिन कैसे? कैली ने परेशान से लहजे में कहा। अब तो हम बाहर नहीं जा सकते बॉस, इसलिए मजबूरी है, हुडसन ने कहा। तुम रेंज बढ़ाकर इसे चारों तरफ कर दो, कैली ने कहा। बॉस, मशीन पर दबाव बढ़ जाएगा और रेस की ताकत भी कम हो जाएगी, हुडसन ने कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये रास्ता बहरहाल बंद होना चाहिए, कैली ने कहा। यस बॉस, हुडसन ने कहा और उठकर तेज कदम उठाता कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान अपने साथियों समेत हेलीकॉप्टर पर सवार हार्बर्ट के साहिल पर पहुंचा, और फिर उसने हेलीकॉप्टर को इस अहाते में ले जाकर उतार दिया जहां पहले वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे थे। अहाता खाली पड़ा हुआ था। आओ, इमरान ने नीचे उतरते हुए कहा, और इसके साथी इसके पीछे हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आए। यहाँ क्यों रुक गए हो? हमें हार्बर्ट जाना था, ताकि वहां से वही मखसूस गोताखोरी के लिबास दोबारा खरीद सकें, जूलिया ने कहा। अब तक यकीनन इस हेलीकॉप्टर के बारे में इत्तला हार्बर्ट पहुंच चुकी होगी, इसलिए हमें घेरा भी जा सकता था और फिजा में तबाह भी किया जा सकता था। जहाँ तक गोताखोरी के लिबास का ताल्लुक है, तो अब ये तरकीब दोबारा काम नहीं देगी। यकीनन उन्होंने अब तक ये मालूम कर लिया होगा कि हम किस तरह शार्क मछलियों को क्रॉस करके पाटन पहुंचे थे, इमरान ने एक बड़े से कमरे में दाखिल होते हुए कहा। तो फिर अब दोबारा हम वहाँ कैसे पहुंचेंगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही बात अब बुनियादी नुक्ता बन चुकी है, इसलिए इस पर सोचना पड़ेगा, इमरान ने एक सोफे नुमा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। चूंकि सोचना आपने है, इसलिए क्यों ना हम बाहर निगरानी करें, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, बाजमात सोचना अच्छा होता है, इमरान ने चौंक कर कहा। मिस जूलिया यहाँ पर मौजूद हैं, मिलकर सोच लें, सफदर ने कहा। कैप्टन शकील और तनवीर को बाहर आने का इशारा करके वो मुड़ गया। देखा, हमारे साथी हमारा कितना ख्याल रखते हैं, इमरान ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं तुम्हारी बात, जूलिया ने हैरान होकर कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसे वाकई इमरान की बात का मतलब समझ में ना आया हो। हम दोनों ने मिलकर जो के सोचना है कि मुस्तकबिल को कैसे पुरबहार बनाया जाए, इसलिए वो बाहर चले गए हैं, इमरान ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। फिर तुम अकेले ही सोचते रहो, मैं भी बाहर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमने बाकी सारी उम्र सोचते ही रहना है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे अरे, जब तक सोच का महवर सामने ना हो कैसे सोचा जा सकता है, इसलिए तुम्हें तो बहरहाल बैठना ही पड़ेगा, इमरान ने कहा। तो जूलिया का चेहरा यकलक जगमगा उठा। इसे इमरान के अल्फाज के जूलिया इसकी सोच का महवर है ने जूलिया के दिल के हसास तारों को छेड़ दिया था। हमें इस मिशन को मुकम्मल करना है, इसलिए फजूल बातें छोड़ो, जूलिया ने अपने आप पर संजीदगी का खोल चढ़ाते हुए कहा। कमाल है, ये एक मिशन ही है, आखिर पूरी जिंदगी का फैसला है, इमरान ने इस अंदाज में बार बार सर हिलाते हुए कहा, जैसे वो इसकी बात की भरपूर अंदाज में तायद कर रहा हो। तुम वाकई इस वक्त रेस्ट के मूड में हो, और जब तुम पर ऐसा मूड तारीख हो जाए तो तुम ख्वाह मख्वाह दूसरों के जज्बात से खेलना शुरू कर देते हो। इसलिए यहाँ तुम सोचते रहो, मैं जा रही हूँ, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा और उठकर तेजी से बाहर चली गई। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो खुद भी यही चाहता था कि जूलिया बाहर चली जाए, इसलिए जूलिया के बाहर जाते ही इमरान ने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाया और आंखें बंद कर ली।
इसकी फराख पेशानी पर सिलवटें सी उभर आई थीं। वो वाकई मिशन के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि इस बार ऐसे इंतजाम किए गए थे कि बज़ाहिर इस मिशन को मुकम्मल करने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मसले दो थे, एक तो पाटन पहुंचने का और दूसरा इस चारदीवारी के अंदर नस्ब होने वाले इन मिसाइलों के खात्मे का, जिनकी मदद से पाक एशिया की एटमी तनसीबात को उड़ाया जाना था। और वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। काफ़ी देर तक वो आंखें बंद किए बैठा रहा और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करता रहा, लेकिन जब कोई हतमी बात समझ में न आई तो इसने एक तवील सांस लेते हुए आंखें खोली और फिर सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया तो फ़ोन में टोन मौजूद थी। और फिर इसने तेज़ी से इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज़, एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैं एक सयाह बोल रहा हूँ। मुझे समुद्र के बहुत अंदर मौजूद जजीरे ट्रेस करने और इनके बारे में जानने का बेहद शौक है। क्या आप किसी ऐसी कंपनी या इदारे का नाम बता सकती हैं जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सके? इनका फ़ोन नंबर भी बता दें, इमरान ने कहा। यस सर, हार्बर्ट में एक कंपनी शॉर्टी है जो सयाहों को ऐसे जजीरों पर ले जाने के लिए बहुत मशहूर है। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया और साथ ही फ़ोन नंबर भी बता दिया गया। बेहद शुक्रिया, इमरान ने कहा और कैडल दबा दिया और फिर टोन आने पर इसने इंक्वायरी ऑपरेटर के बताए हुए नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। शॉर्टी कॉरपोरेशन। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैनेजर साहब से बात करें, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मैनेजर स्टैम बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर स्टैम, मैं एक सयाह हूँ और मुझे समुद्र के बहुत अंदर गैर आबाद और आबाद छोटे जजीरों की सैर का जुनून की हद तक शौक है। मैंने यहाँ नक्शे में देखा है कि हार्बर्ट के साथ समुद्र के अंदर काफ़ी छोटे बड़े जजीरे हैं। क्या आपकी कंपनी इन जजीरों की सैर कराने का कोई इंतज़ाम रखती है? इमरान ने कहा। यस सर, हमारा तो बिजनेस ही यही है, दूसरी तरफ से कहा गया। लेकिन मुझे यहाँ एक पार्टी ने बताया कि समुद्र में एक जजीरा पाटन है जो एक्रीनियन नेवी के कब्जे में है और वो किसी को समुद्र में दाखिल नहीं होने देते, इमरान ने कहा। यस सर, पाटन के साथ ऐसा ही है। पहले तो नहीं था, लेकिन अब गुज़िश्ता 2 माह से ऐसे अहकामात यहाँ की पुलिस के जरिए हम तक पहुँचाए गए हैं कि पाटन के चारों तरफ 10 बहरी मील तक ममनुआ इलाका करार दे दिया गया है। लेकिन पाटन के अलावा और भी बेशुमार छोटे बड़े जजीरे हैं। आप इनकी सैर कर सकते हैं, चाहे लॉन्च पर चाहे हेलीकॉप्टर पर, मैनेजर स्टैम ने जवाब देते हुए कहा। ऐसा ना हो कि हम लॉन्च पर सैर करने के लिए निकले और एक्रीनियन नेवी हमें निशाना बना दे। मैं अपनी जान को तो तफरीह की खातिर रिस्क में डालना नहीं चाहता, इमरान ने कहा। ऐसी बात नहीं है जनाब, पाटन से 10 बहरी मील तक ममनुआ इलाका है, बाकी पूरा समुंदर ओपन है और हमारे आदमी इस मामले में महारत रखते हैं, मैनेजर स्टैम ने जवाब देते हुए कहा। साहिली समंदर पर आपका कोई ऑफिस या पॉइंट है? इमरान ने पूछा। यस सर, हमारी कंपनी का सब ऑफिस वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ज़्यादातर सयाह लांचों के जरिए ही समंदर की सैर को तरजीह देते हैं, मैनेजर ने कहा। वहाँ का इंचार्ज कौन है जिसे नकद अदायगी वहीं पर कर दी जाए और हम सैर के लिए रवाना भी हो जाएं? इस तरह हमारा वक्त बच जाएगा, इमरान ने कहा। ठीक है जनाब, आप सब ऑफिस से रब्ता कर लें और वहीं सारी प्लानिंग तय कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत ना होगी, मैनेजर ने कारोबारी अंदाज में जवाब देते हुए कहा। मिस्टर स्टैम, मुझे इन जजीरों की तारीख मालूम करने का भी बेहद शौक है। या आपके सब ऑफिस में कोई ऐसा आदमी है जो ऐसे जजीरों की कदीम तारीख से भी वाकिफ हो? इमरान ने कहा। ओह यस सर, वहाँ हमारा क्रू इंचार्ज सिडी मौजूद है। वो बूढ़ा आदमी है और अपने बचपन से लेकर जवानी तक वो इन्हीं जजीरों पर माहीगीरों के साथ काम करता रहा है और इसका ताल्लुक सयाहों के एक कदीम माहीगीरों के ख़ानदान से है। इसलिए वो इन जजीरों के बारे में जो कुछ भी जानता है वो शायद और कोई भी ना जानता होगा, मैनेजर स्टैम ने कहा। ओके, शुक्रिया, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा, फिर कमरे से बाहर आ गया। बाहर इसके साथी मौजूद थे। आओ, अब हमें बंदरगाह पर जाना होगा, इमरान ने कहा। क्या हुआ इमरान साहब, क्या कोई लाइन ऑफ एक्शन समझ में आ गई है? सफदर ने कहा। लाइन ऑफ एक्शन तो भी मालूम नहीं हो सकी, अलबत्ता इस शख्सियत के बारे में मालूम हुआ है जो लाइन ऑफ एक्शन के बारे में बता सकती है। इमरान ने कॉल पर इसे मैनेजर स्टैम से होने वाली गुफ्तगू की तफसील बता दी। लेकिन हमारे पास अब असलहा तो नहीं है, इसलिए पहले हार्बर्ट तो जाना होगा, जूलिया ने कहा। रकम भी नहीं है, वो भी किसी गेम क्लब से हासिल करना पड़ेगी, सफदर ने कहा। ठीक है, तुम बंदरगाह से टैक्सी पर हार्बर्ट चले जाना और वहाँ से ज़रूरी असलहा और रकम का इंतजाम करके वापस आ जाना। मैं और जूलिया इस दौरान इस आदमी से मुलाकात कर लेंगे, इमरान ने कहा। तो सब ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो अहाते से निकलकर पैदल इस तरफ को चल पड़े जिधर उन्होंने हेलीकॉप्टर पर आते हुए बंदरगाह की इमारतें देखी थीं। थोड़ी देर बाद वो बंदरगाह के इलाके में पहुंच गए।
फिर सफदर, कैप्टन शकील और तनवीर तो टैक्सी में बैठकर हार्वर्ड के अंदरूनी हिस्से की तरफ चले गए, जबकि इमरान जूलिया को साथ लेकर शॉर्टी कॉरपोरेशन का सब ऑफिस तलाश करने लगा। थोड़ी देर बाद वो इस ऑफिस में दाखिल हो रहे थे। हमें सिडनी से मिलना है, क्रू सुपरवाइजर, इमरान ने इस्तकबालिया लड़की से मुखातिब होकर कहा। आप लॉबी में तशरीफ रखें, मैं सिडनी को कॉल करके वहाँ भिजवा देती हूँ। लड़की ने कहा और इसके साथ ही इसने इशारे से लॉबी की सिमत में इशारा कर दिया। तो इमरान और जूलिया इस तरफ को बढ़ गए। यहाँ एक राहदारी के कोने में बैठने के लिए सोफे और सेंट्रल टेबल्स वगैरह मौजूद थी, और लोग वहाँ बैठे एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। शायद ये लोग किसी के इंतजार के लिए यहाँ बैठे होंगे। इसे होटल के हॉल के अंदाज में बनाया गया था और नाम भी वही रखा गया था। इमरान एक खाली मेज़ के करीब मौजूद कुर्सी पर बैठ गया और जूलिया भी कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी लॉबी में दाखिल हुआ। इसे एक नज़र लॉबी पर डाली और फिर इमरान और जूलिया वाली सीट की तरफ बढ़ाया। मेरा नाम सिडनी है और मैं क्रू सुपरवाइज़र हूँ, इस आदमी ने करीब आकर कहा। तो इमरान बाकायदा उठ खड़ा हुआ। इसके उठते ही जूलिया भी उठ खड़ी हुई। हम सयाह हैं मिस्टर सिडनी, हमें आपकी टिप आपके मेन ऑफिस के मैनेजर स्टैम ने दी है। हमें यहाँ के छोटे बड़े जजीरों के बारे में कुछ तारीखी मालूमात हासिल करनी है, जिसका आपको भरपूर मुआवजा भी दिया जाएगा। इमरान ने खड़े होकर अपना और जूलिया का तारुफ और अपनी आमद की वजह भी बता दी। ओह ओह, ये मेरी खुशकिस्मती है जनाब कि आपने मुझे खिदमत का मौका दिया, लेकिन आपको इसके लिए 1 घंटा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी 1 घंटे बाद ख़त्म हो रही है। फिर बैठ कर इत्मीनान से बातें होंगी, सिडनी ने कहा। ठीक है, हम यहीं बैठ कर 1 घंटे इंतज़ार कर लेंगे, इमरान ने कहा। बेहतर, मैं 1 घंटे बाद हाजिर हो जाऊंगा, सिडनी ने कहा और वापस चला गया। हमारे साथ ही यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, जूलिया ने कहा। इन्हें मैंने बता दिया कि हम कहाँ होंगे, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद ही इनके साथी भी लॉबी में पहुंच गए, क्योंकि दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही लॉबी का वो हिस्सा नजर आ जाता था जहाँ इमरान और जूलिया मौजूद थे। क्या हुआ, क्या काम हो गया है, इमरान ने कहा। जी हाँ, अलबत्ता असलहा हमने इसी अहाते में रख दिया है, रकम हमारे पास है, सफदर ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद सिडनी दोबारा आ गया, तो इमरान ने अपने साथियों से भी इसका तारुफ कराया। सिडनी इन्हें लेकर इस ऑफिस से निकलकर साइड में मौजूद एक होटल में आया। यहाँ बाकायदा स्पेशल रूम्स मौजूद थे। सिडनी के कहने पर इमरान ने एक स्पेशल रूम बुक करा लिया और फिर वो सब इस कमरे में पहुंच गए। मैं तो शराब नहीं पीता, आप पीते हो तो बता दें, वरना हम तो आम मशरूबात ही मंगवा लेंगे, इमरान ने सिडनी को कहा। मैं भी मशरूब ही पीऊँगा, डॉक्टर ने मुझे शराब से मना कर रखा है, सिडनी ने कहा। तो इमरान ने रिसीवर उठाकर स्पेशल रूम सर्विस कॉल करके मशरूबात भेजने का कहा और रिसीवर रख दिया। मार्शल, वो रकम मुझे दे दो, इमरान ने सफदर से कहा। तो सफदर ने जेबों से बड़े बड़े नोटों की 4 गड्डियाँ निकाली और इमरान की तरफ बढ़ा दी। सिडनी इतनी भारी रकम देखकर चौंक पड़ा। इमरान ने 3 गड्डियाँ अपनी जेबों में डाली और एक गड्डी सामने रख ली। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एक वेटर ट्रे में मशरूबात रखे अंदर दाखिल हुआ। तो इमरान ने दोनों हाथ गड्डी पर रख लिए। वेटर मशरूबात मेज़ पर रखकर वापस चला गया। तो इमरान ने उठकर कमरे को लॉक कर दिया। मिस्टर माइकल, ये बता दूं कि मेरा जुराइम पेशा अफराद से कोई ताल्लुक नहीं है, सिडनी ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। आप वाकई ज़हीन आदमी हैं मिस्टर सिडनी, लेकिन हमारा भी कोई ताल्लुक जुराइम से नहीं है। हम तो सयाह हैं और सिर्फ तफरीही मालूमात हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आम मालूमात नहीं बल्कि ख़ास मालूमात, इमरान ने कहा। किस किस्म की ख़ास मालूमात, सिडनी ने चौंक कर कहा। देखो सिडनी, अब खुलकर बात हो जाए। यहाँ एक जजीरा है पार्टन, तुम इसके बारे में यकीनन जानते होगे, इमरान ने कहा। जी हाँ, लेकिन वो तो क्रीमियन नेवी के कब्ज़े में है और अब 2 माह से ना सिर्फ ये जजीरा बल्कि इसके इर्द गिर्द का 10 बहरी मील का एरिया भी ममनुआ इलाका करार दिया जा चुका है, सिडनी ने कहा। मुझे मालूम है, ये गड्डी आपकी हो सकती है, अगर आप ये बता दें कि इस ममनुआ इलाके में तमाम हिफाजती इंतजाम के बावजूद हम कैसे दाखिल होकर पाटन पहुँच सकते हैं, इमरान ने कहा। तो सिडनी बेख्तियार चौंक पड़ा। ये कैसे हो सकता है जनाब कि आप वहाँ दाखिल हो सकें, जबकि वो ममनुआ इलाका है, सिडनी ने कहा। जो हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं, इनके असरात समंदर की इस गहराई तक होते हैं, जहाँ तक यकसिमती लहरें जाती हैं और जहाँ से 2 सिमती लहरें शुरू होती हैं। इसके बाद अंदर गहराई में इसके असरात नहीं हो सकते। आपसे सिर्फ ये मालूम करना है कि पाटन के गिर्द कितनी गहराई में 2 सिमती लहरें मौजूद हैं, इमरान ने कहा। तो सिडनी इस तरह हैरत भरी नज़रों से इमरान की तरफ देखने लगा जैसे वो किसी अजूबे को देख रहा हो। आप ये गहरी बात कैसे जानते हैं, क्या आप माही गिरों के किसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, सिडनी ने हैरत भरी लहजे में कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। आप ये बात छोड़ें,
और जो मैं पूछ रहा हूँ वो बता दें। लेकिन एक बात और भी बता दूँ कि आप शरीफ आदमी हैं, इसलिए अगर आपने सिर्फ रकम हासिल करने के लिए गलत बयानी कर दी तो फिर नतीजा आपके तसव्वुर से भी ज़्यादा भयानक निकल सकता है। इसलिए अगर आपको मालूम है तो सचमुच बता दें, वरना इनकार कर दें। हम किसी और से बात कर लेंगे, इमरान ने कहा। मुझे मालूम है, इसलिए मैं सच बताऊंगा, क्योंकि ये बात ऐसे ही माहीगीरों को ही मालूम हो सकती है जो जद्दी पुश्ती माहीगीर हो। पाटन जजीरे के गिर्द गहराइयों में ऐसी मछली 2 सिमती लहरों की गहराई में मिलती है जिसकी कीमत बेहद ज़्यादा होती है। इसलिए बड़े तवील अरसे तक हम वहाँ शिकार खेलते रहे हैं, सिडनी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आप बता दें, इमरान ने कहा तो सिडनी ने तफसील बता दी। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है, इसलिए ये गड्डी आपकी होगी, इमरान ने गड्डी को सिडनी की तरफ धकेलते हुए कहा। शुक्रिया, सिडनी ने जल्दी से गड्डी उठाकर जेब में डालते हुए कहा। इस दौरान इमरान ने बाकी 2 गड्डियां निकालकर सामने रख लीं तो सिडनी एक बार फिर चौंक पड़ा। अब ये दोनों गड्डियां भी आपकी हो सकती हैं मिस्टर सिडनी, इमरान ने कहा तो सिडनी के चेहरे पर मुसरत के तासुरात उभर आए। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? सिडनी ने बेचैन से लहजे में कहा। मैंने पहला सवाल जानबूझकर किया था कि चेक कर सकूं कि आप दुरुस्त जवाब दे रहे हैं या नहीं, वरना एक्रीमियन नेवी हेडक्वार्टर की तरफ से जारी करदा इस सारे इलाके के समुद्र के बारे में शाया शुदा रिसर्च बुक हमारे पास मौजूद है। इसमें सारी तफसीलात दी हुई हैं, लेकिन ये भी बता दूं कि मुझे तुम्हारी बात करते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। इसलिए अगर तुम्हें मालूम ना हो तो खुलकर कह देना, झूठ ना बोलना, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं समझता हूँ जनाब कि आप किसी खास मकसद के लिए इतनी भारी रकम खर्च कर रहे हैं, इसलिए झूठ बोलने से मेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है, और अगर मेरी जान ही सलामत ना रही तो फिर इस भारी रकम से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। इसलिए आप पूछेंगे क्या पूछना चाहते हैं, सिडनी ने जवाब देते हुए कहा। पाटन जजीरे के अंदर कोई ऐसा क्रैक या गार या खाड़ी जो दूर तक अंदर चली जाती हो, इसकी निशानदेही कर दो, इमरान ने कहा। तो सिडनी के चेहरे पर यकलख हैरत के तासुरात उभर आए। क्या आप सिर्फ इतनी बात पर ये दोनों गड्डियां मुझे दे देंगे, सिडनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह आम बात नहीं है, नेवी ने यकीनन आम क्रैक या खाड़ी को भी बंद करा दिया होगा। मुझे तो ऐसा क्रैक या रास्ता चाहिए कि जो बाहर से इस कदर छोटा हो कि इसकी तरफ तवज्जो ही ना जाए, लेकिन आगे जाकर वो अंदर तक चला गया हो, इमरान ने कहा। सॉरी सर, ऐसा कोई रास्ता मेरे इल्म में नहीं है, सिडनी ने जवाब दिया। अच्छी तरह गौर कर लो, हो सकता है कि अच्छी तरह गौर करने से तुम्हारे जहन में आ जाए, क्योंकि इतना तो मुझे मालूम है कैसे क्रैक और रास्ते बहरहाल हर जजीरे में कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं, और बाज़ औक़ात आदमी इनकी तरफ पूरी तवज्जो नहीं करता। इमरान ने नरम लहजे में कहा तो सिडनी ने आंखें बंद कर ली और काफ़ी देर तक वो बैठा सोचता रहा, फिर से आंखें खोल दी। सॉरी जनाब, मुझे याद नहीं आ रहा, और मेरे ख्याल में वहाँ ऐसा कोई क्रैक है ही नहीं, सिडनी ने कहा। इसके चेहरे पर अजीब सी हसरत के तासुरात उभर आए थे, और इमरान इसके चेहरे पर उभर आने वाले तासुरात देखकर ही समझ गया कि सिडनी के चेहरे पर ये तासुरात इस भाई दौलत से महरूमी की वजह से हैं। ओके, तुमने चूंकि सच बोल दिया है इसलिए दोनों गड्डियां भी तुम्हारी होगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और दोनों गड्डियां आगे बढ़ा दी। ओह ओह, आप क्या वाकई? ओह ओह, सिडनी की हालत वाकई ख़राब हो गई थी। इसे शायद यकीन ना आ रहा था कि इमरान बगैर अपना मकसद हासिल की इतनी भारी रकम भी उसे दे सकता है, क्योंकि जिस माशरे का वो रहने वाला था वहाँ बगैर फ़ायदे के लोग अपना बुखार भी दूसरों को ना देते थे, जबकि ये तो खासी भारी दौलत थी। हाँ, और अब तुम जा सकते हो, इमरान ने कहा तो सिडनी ने दोनों गड्डियाँ उठाकर जेब में डाली और फिर तेज़ी से उठकर खड़ा हुआ। जनाब, आपने गैर मामूली मेहरबानी की है मुझ पर, इसलिए ये बताना मेरा फ़र्ज़ है कि पाटन जजीरे की मिट्टी में कुदरती तौर पर ग्रेफाइट की खासी बड़ी मिकदार शामिल है, सिडनी ने कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम्हें साइंस के साथ भी शौक़ है? इमरान ने चौंक कर पूछा। जी नहीं, मेरी तो सारी उम्र समुद्र में मछलियाँ पकड़ते और लोगों को सैर करवाते हुए गुजरी है। अलबत्ता ये बात मैंने इसलिए की है कि आप बहुत बड़े ख़ास आदमी मालूम होते हैं, और पाटन जजीरे पर क्रीमियन नेवी के कब्जे से कबल हम मछलियों के साथ साथ इस जजीरे पाटन की मिट्टी भी खोद कर बड़े बड़े थैलों में भर कर ले जाते थे, जो हार्बर्ट में हाथों हाथ खरीदी जाती थी। हमारे पूछने पर सिर्फ ये बताया जाता था कि इसमें ग्रेफाइट की मिकदार कुदरती तौर पर मौजूद है, और ग्रेफाइट से पेंसिलों के सिक्के बनते हैं, इसलिए ये मिट्टी पेंसिलें बनाने वाले कारखानों को फ़रोख्त कर दी जाती है। मैंने ये बात आपको इसलिए बता दी है कि शायद आप इससे अपना मतलब का कोई फ़ायदा उठा सकें, सिडनी ने पूरी वजाहत से बात करते हुए कहा। शुक्रिया, अब ये बता दें कि हम अगर पाटन से मशरिक की तरफ छोटे से टापू पर जाना चाहें
तो क्या आपका इदारा लॉन्च का बंदोबस्त कर सकता है? इमरान ने कहा। जी हाँ, क्यों नहीं, यही तो हमारा कारोबार है। लेकिन क्या ये लॉन्च आपको लेकर वापस भी आएगी या पहुंचाकर वापस आ जाएगी? सिडनी ने कहा। हम इस लॉन्च को खुद चलाएंगे और फिर वापस भी खुद ही लेकर आएंगे, लेकिन हमें 1-2 रोज़ भी वहाँ लग सकते हैं, और ज़्यादा भी, इमरान ने कहा। लेकिन हमारा आदमी तो लाजमन साथ जाएगा, क्योंकि आप रास्ते से भटक भी सकते हैं। अलबत्ता ये हो सकता है कि आप वहाँ पहुँच कर लॉन्च वापस भेज दें, और फिर जब आप कहें लॉन्च आपको लेने के लिए वहाँ पहुँच जाएगी, सिडनी ने कहा। आपने साहिल पर यहाँ से शुमाल मगरिब की तरफ एक बड़ा सा अहाता देखा हुआ है? इमरान ने कहा। ग्रिगोरी अहाता? सिडनी ने चौंक कर कहा। हमें इसका नाम तो इल्म नहीं है। बहरहाल वो अहाता हमने आर्जी तौर पर लिया हुआ है, हम वहीं रिहाइश पजीर हैं, इमरान ने कहा। ठीक है जनाब, वहाँ फ़ोन तो लाजमन होगा, आप हमें फ़ोन कर लें, सिडनी ने कहा। हमें कल सुबह लॉन्च चाहिए। आप सुबह किसी वक्त ड्यूटी पर आएंगे? इमरान ने पूछा। सुबह 7 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती है, सिडनी ने जवाब दिया। ओके, मैं सुबह 8 बजे आपको फ़ोन करके आपसे बात कर लूँगा। आप मुझे अपना कार्ड दे दें, इमरान ने कहा तो सिडनी ने जेब से एक छोटा सा कार्ड निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया, इमरान ने कहा, और सिडनी सलाम करके स्पेशल रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। आपने कल पर बात क्यों टाल दी? क्या कोई ख़ास वजह है? सफदर ने कहा। हाँ, सिडनी ने ग्रेफाइट के बारे में बताकर हमारे लिए इंतहाई अहम इंकशाफ किया है। अब हमें हार्वर्ड पहुंचकर चंद खुसूसी आलात खरीदने पड़ेंगे, फिर ही काम आगे बढ़ सकेगा, इमरान ने कहा। कैसे आलात? सबने चौंक कर कहा। पहली बात तो यह है कि हमें इस बार गौताखोरी के ऐसे लिबास खरीदने होंगे जिसकी मदद से हम समंदर की इंतहाई गहराई में जाकर तैर सकें, क्योंकि आम लिबास पानी का ज़्यादा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए पानी का वजन बर्दाश्त करने के लिए खुसूसी लिबास तैयार किए जाते हैं। दूसरी बात यह कि मेरा प्रोग्राम था कि हम इंतहाई गहराई से पाटन जजीरे तक पहुंच सकें और वहां किसी क्रैक के जरिए अंदर दाखिल होंगे, और जहां रुकावट होगी वहां बम मारकर रास्ता खोलेंगे। लेकिन बम मारने से जाहिर है कि धमाका होता है और वहां हर शख्स चौंक पड़ेगा और हम घेरे भी जा सकते हैं। अलबत्ता अब ग्रेफाइट वाली बात सामने आने की वजह से सहूलत हो गई है, क्योंकि अब हम आसानी से सुरंग लगाकर अंदर जा सकते हैं, और ग्रेफाइट जहाँ मिलता है वहाँ की कानों में सुरंग खुसूसी अंदाज में लगाई जाती है, और इसके लिए खुसूसी आलात तैयार किए जाते हैं। क्योंकि ग्रेफाइट बहरहाल कार्बन की ही एक शक्ल है, लेकिन ये इतना खालिस कार्बन नहीं होता जितना हीरा होता है, इसलिए इतना सख्त भी नहीं होता जितना हीरा होता है, लेकिन आम हालात में ये वाकई खासा सख्त होता है। इसलिए इसकी चट्टानों में या जहाँ ग्रेफाइट की मिकदार ज़्यादा हो वहाँ सुरंग नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आम सुरंग की मशीन जो आम ज़मीन में सुरंग लगाती है वो आम मिट्टी में तो चली जाती है, लेकिन ग्रेफाइट में ये मशीन काम नहीं करती। इसलिए खुसूसी मशीनरी तैयार की जाती है। शायद इस खासियत को मद्देनज़र रखते हुए पाटन जजीरे का इंतखाब किया गया होगा, ताकि इसमें सुरंग ना लगाई जा सके, इमरान ने पूरी तफसील से वजाहत करते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, क्या हार्वर्ड जैसे छोटे से शहर में ये खुसूसी मशीनरी और गोताखोरी के वो खसूसी लिबास मिल जाएंगे? सफदर ने कहा। पाटन में ग्रेफाइट की इतनी मिकदार का मतलब है कि इस सारे एरिया की ज़मीन में ग्रेफाइट कम या ज़्यादा तनासब में बहरहाल मौजूद होगा। इसलिए लाजमन यहाँ बड़ी और ऊंची बिल्डिंगें बनाने के लिए इंतहाई गहरी बुनियादें खोदना पड़ती होंगी, और इसके लिए यकीनन वही मशीनरी भी इस्तेमाल करना पड़ती होगी। इसलिए मुझे यकीन है कि ये मशीनरी दस्तयाब हो सकती है, इमरान ने कहा। लेकिन इमरान साहब, ये तो बहुत हैवी मशीनरी होगी, इस बार कैप्टन शकील ने कहा। हमने कोई बिल्डिंग तामीर नहीं करनी, हम इसका हाथों से इस्तेमाल करने वाला यूनिट लेंगे। ऐसे यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं छोटे कामों के लिए, इमरान ने कहा, और सबने इस बात में सर हिला दिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।